हेलो, वेलकम बैक टू दोस्तों। आपका स्टार एजुकेशनल स्टार 4.4 में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली 3 कक्षाओं में जाना कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जाना। उसके बाद पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जाना, उसके बाद परमाणु संरचना से रिलेटेड जो भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा चुके हैं। आज मैं परमाणु संरचना के ही दूसरे लेक्चर की ओर जाएंगे। जैसे कि परमाणु संरचना के बारे में आप लोगों ने जानते हैं कि परमाणु संरचना में जो भी बताया गया था इम्पोर्टेंट बता दिया गया है। उस वीडियो को आप निश्चित रूप से फिर से देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देख भी लिए तो फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपका रिवाइजिंग हो सके। तो परमाणु संरचना के ही आज मतलब दूसरा लेक्चर जो उसका था उसी का पार्ट 2 फिर से आ गया है। उसमें हम परमाणु संरचना से संबंधित जो मॉडल दिया गया है, जैसे कि उस दिन हम लोग शायद एक मॉडल पढ़ भी चुके थे। उस किसका था, मतलब कि जो तरबूज वाला था वो मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम और अनेक जो भी वैज्ञानिक थे उस सब ने जो मॉडल दिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या लिया, देखिए इस मॉडल को पहले देखिए। रदरफोर्ड के परमाणु क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो अल्फा प्रकीर्णन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रेडियम से, किससे याद रखिएगा, किससे, रेडियम से अल्फा किरण को निकाला गया था। अब पूछेगा कि उन्होंने जो अल्फा कण जो था वो कहाँ से निकाला गया था या किस धातु से निकाला गया था, तो रेडियम से निकाला गया था। इसमें रेडियम से अल्फा किरण को निकाला गया था और सोने की पतली परत पर प्रहार कर रहा है। ये जो हमारा जो देख रहे हैं गोलाकार जो दिख रहा है इसमें, ये मतलब एक सोने की मान लीजिए पतली परत है, इसी पे हम रेडियम से जो अल्फा किरण निकाले हैं उसी से हम लोग प्रहार करा रहे हैं। ये कौन करा रहे हैं, रदरफोर्ड करा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने जब उन्होंने मतलब कि एक सोने का पतला चादर लिया या उसको पत्थर बोल सकते हैं, उसके बाद रेडियम से जो अल्फा कण निकला था उसको उस पर प्रहार कराया, तो उन्होंने देखा, निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर जाती है। आप यहाँ 1 2 नीचे से 1 2 देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यहाँ तो 4 हैं। ऐसा नहीं है, इसके बीच में बहुत एकदम मतलब इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए दिखाने के लिए 2 दे दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इससे आप जितना हो सकता है मतलब बहुत इस पर प्रहार कराया गया, तो अधिकांश भाग जो था मतलब अधिकांश किरणें जो थी वो सीधे निकल गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इससे निष्कर्ष उन्होंने निकाला, जब उन्होंने अल्फा कण को सोने की पत्थर पर प्रहार कराया तो देखा गया कि बहुत सी किरणें जो है कि मतलब सीधे पार कर जाती है। उस सोने की पत्थर जो था उसको सीधे पार कर गया कौन, अल्फा रे कहाँ से निकाला गया था, रेडियम से निकाला गया था। तो अब बहुत सी किरणें वो उसको पार कर गई, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, परमाणु जो हमारा होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है। ये कौन निकाला निष्कर्ष, हमारे रदरफोर्ड साहब ने। उन्हीं का मॉडल चल रहा है तो उन्होंने ही प्रयोग कर रहा है, तो वही निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखिए, कुछ अल्फा किरणें थोड़ा विचलित होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ अल्फा किरणें विचलित होती नजर आ रही है। कुछ अल्फा किरणें क्या हो रही है, विचलित हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसकी वजह जिसका वजह है कि परमाणु का मध्य भाग धनायन होता है। इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो हमारा मतलब कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो धनायन होता है, इसलिए धनायन के कारण। और अल्फा किरणें तो आप लोग जानते हैं कैसी होती है, अल्फा किरणें कैसी होती है, अल्फा किरणें भी धनायन होती है। इसीलिए धनायन जब भी धनायन किरण रहेगा तो वो मतलब कि धनायन मतलब आकर्षण नहीं करती है, वो क्या करती है, आप लोग ये तो जानते हैं कि समान ध्रुव में विकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। उसी प्रकार हमारा अल्फा रे जो है यहाँ से अगर इसी से पता चला कि हमारा जो था अल्फा रे जो हम प्रहार करा रहे थे वो विचलित हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये नाभिक था, नाभिक इसको अभी नहीं बोलेंगे, इसको भी मान लीजिए बीच का भाग उन्होंने ये कन्फर्म कर लिया कि वो धनायन होगा, अवश्य होगा, क्योंकि अधिकतर किरणें मतलब कुछ किरणें विचलित हो रही थी। विचलित होने के कारण क्या, अगर धनायन रहेगा तभी विचलित होगा, अगर ऋणायन होता तो इसमें चिपक जाता, जैसे इधर से आ रहा है इसी में सट जाता, इसी में सट जाता, इधर इसी में सट जाता। क्यों सटता, अगर वो ऋणायन होता तो। लेकिन यहाँ हमारा क्या करा कि इसका मध्य भाग धनायन होता है, धनायन के कारण ही विचलित, अगर ये विचलित हो गया तो समझ लीजिए धनायन है। और देखिए लगभग 20,000 में से एक अल्फा रे,
ये एग्जैक्ट नहीं दिया गया, लगभग। मान लीजिए कि हम बहुत मतलब सोने के पत्थर पे प्रहार कर रहे हैं मतलब अल्फारे का, उसमें से कुछ तो लगभग अधिकांश तो लगभग सिरे पार कर गया, उसमें से कुछ विचलित हुआ, लगभग जिसको बोल सकते हैं कि 20,000 में से एक रे जो है वापस भी आया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारा जैसे यहाँ जो आया, ये किरण ऐसे उल्टा घूम गया, यानी कि क्या हो गया, मतलब कि जिस दिशा से आया उसी दिशा में रिटर्न हो गया, वापस लौटाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का मध्य भाग क्या होता है, ठोस होता है। मध्य भाग ठोस होगा। अगर देखिए ठोस मध्य भाग नहीं होता तो जैसे हम इधर प्रहार कर रहे थे, वो तो सीधे पार कर गया, ये भी विचलित थोड़ा हुआ लेकिन वो भी पार हो गया, और बीच से बिल्कुल पार नहीं हुआ। क्यों नहीं पार हुआ? क्योंकि उसका मध्य मतलब ये जो बीच वाला भाग मध्य भाग है वो बिल्कुल ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। इसी ठोस भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया। अब देखिए इससे एक रिलेटेड और है, इन्होंने ही एक चीज़ और कहा था कि हमारे जो वृत्तीय मार्ग पे जो चक्कर लगाते हैं हमारे परमाणु के वृत्तीय कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस इन्होंने ही पता लगा कि ये धनायन होता है और इसी धनायन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने ही कहा था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फिर से एक बार समझ लीजिए कि रदरफोर्ड ने एक सोने के पत्थर लिया। रदरफोर्ड ने क्या लिया? एक सोने का पत्थर लिया, उसमें अल्फारे से प्रहार कराया। अल्फारे पहले को सवाल उठता है कि अल्फारे आया कहाँ से? अल्फारे जो आया हमारे रेडियम से अल्फारे को निकाला गया, और उस अल्फारे को हम सोने की पत्थर पर प्रहार करा रहे हैं। प्रहार करा रहे तो उन्होंने देखा कि अधिकांश मतलब कि जो हमारी किरणें थी वो सीधे उस सोने की पत्थर को पार कर जाती है। सोने की पत्थर को अधिकांश पार कर गया, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो है हमारी विचलित हो गई, कुछ किरणें विचलित हो गई, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला क्योंकि अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो इसी में चिपक जाता। तो देखा कि अधिकांश किरणें उसका विचलित हो रहा है। अधिकांश किरणें जब विचलित हो रहा है तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं के बाद सवाल उठता है, नहीं कहीं मतलब निष्कर्ष एकदम एग्जैक्ट बताया उन्होंने कि हमारा जो परमाणु का जो बीच वाला भाग होगा वो धनायन होगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ यानी कि कुछ किरणें मतलब कि उसको नहीं बराबर, मान लीजिए कि 20,000 में लगभग एक किरण जो है मतलब कि वापस लौट आया। तो उन्होंने इसी को मतलब जब वापस लौट आया तो इसी को इन्होंने क्या कहा, इससे निष्कर्ष निकला था कि मध्य भाग ठोस होता है, और इसी ठोस भाग को उन्होंने परमाणु का नाभिक नाम दिया। परमाणु का नाभिक नाम दिया, और उसी समय उन्होंने ये भी बताया था कि परमाणु को नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और उसके वृत्तीय कक्षा पे जो चक्कर लगाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए, हम आशा करते होंगे कि आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हमने आप लोग को बता दिया। जैसे कि अल्फारे किससे निकाला गया है, रेडियम से निकाला गया है, और रदरफोर्ड के मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो अल्फा प्रकीर्णन मॉडल के नाम से जानते हैं। परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, परमाणु के मध्य भाग को ही उन्होंने नाभिक कहा। चलिए, हम आशा करते हैं अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसका मतलब कि सटीक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम मैक्सवेल सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम किसके मॉडल की ओर आगे बढ़ेंगे? मैक्सवेल के मॉडल की ओर। अब देखिए मैक्सवेल का इसका भी जैसे हम लोग देखे अभी तुरंत कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हमने क्या नाम दिया था, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। उसी प्रकार मैक्सवेल का सिद्धांत था, इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब कहेगा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत बोलिए या मैक्सवेल का सिद्धांत बोलिए, एक ही चीज है। मैक्सवेल साहब ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है क्या, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अब देखिए, वृत्तीय मार्ग पर उन्होंने कहा कि अगर कोई कण, अगर जैसे मान लीजिए रदरफोर्ड ने जैसे अपने मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उसी को उन्होंने कहा, अगर कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कहा, अगर मान लीजिए कि कोई भी वृत्तीय कक्षा जो है उस पर अगर मान लीजिए चक्कर लगाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होगा कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी कि एनर्जी से निकलेगी, एनर्जी ENERGY, इससे ऊर्जा बाहर निकलेगी जो धीरे धीरे समाप्त। अब मान लीजिए आप खा रहे हैं, पहला नंबर तो आप लोग ये जानते हैं
कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना ही उसका विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा इससे बाहर। अब देखिए इन्होंने जो मॉडल दिया उसको हम तो अभी गलत नहीं कर सकते हैं फिलहाल, हालांकि इसका गलत साबित होगा आगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल देखिए ऊर्जा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे वृत्तीय कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं, इससे क्या होगा, परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जो धीरे धीरे, अब देखिए ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, उनका कहना जो धीरे धीरे जाके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के मॉडल को अस्थायी बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी, क्या बोला, अस्थायी किसने बताया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी रूप किसने बताया? तो ये मैक्सवेल के परमाणु मॉडल या मैक्सवेल के मॉडल से निकला गया। अब क्वेश्चन फिर से एक बार हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं और मतलब मैक्सवेल ने कौन सा सिद्धांत दिया। चलिए इतना ही करके हम आगे बढ़ते हैं। बोर-बोरी मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड का मॉडल हम लोगों ने सीख लिया, मैक्सवेल का भी सिद्धांत सीख लिया। अब हम लोग बोर-बरी मॉडल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बोर-बरी का मॉडल जो दिया हमारे नील्स बोर साहब ने दिया था। ये बहुत ही मतलब महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बोर-बरी मॉडल दिया, क्योंकि इस नियम से संबंधित आगे मतलब कि केमिस्ट्री में इनका बहुत योगदान इन्होंने दिया। इसके कारण मतलब कि परमाणु की संरचना या उसके मतलब कि क्रियाविधि या उसके बारे में जो भी कहा जाए उनकी सटीकता इन्होंने बहुत हूबहू लगभग दिया है बोर-बरी मॉडल। तो बोर-बरी मॉडल, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बोर-बरी मॉडल आखिर दिया किसने है? बोर-बरी मॉडल जो दिया है हमारे नील्स बोर वैज्ञानिक ने। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ये चीज देखिए रदरफोर्ड साहब ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएगा, बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है। वही चीज इसने सेम कहा कि इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए नहीं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। यहाँ सब देखिए हमारा क्वेश्चन उठता है। मैक्सवेल साहब ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाएगी तो वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और इसका जस्ट विपरीत कौन कर दिया? बोर-बरी मॉडल। बोर-बरी मॉडल में जो नील्स बोर ने दिया, उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जबकि मैक्सवेल में क्या कहा था? करता है। अतः इसके अनुसार ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने कहा ऊर्जा में परिवर्तन होगा जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तब मान लीजिए परमाणु समाप्त हो जाएगी। और इसने क्या कहा, जो निष्कर्ष निकला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करवे नहीं करता है, और जब करवे नहीं करेगा तो ऊर्जा का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ये तो सिंपल बात है। अब देखिए उन्होंने फिर कहा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है। अब देखिए फिलहाल आप लोग वहाँ तक देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसके लिए हम थोड़ा मतलब इधर इरेज कर देते हैं, हालांकि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे तो आप लोग समझ गए होंगे तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, या पढ़ने की उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा इस सब पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो मान लीजिए हमारा प्लस हो गया करेगा। उन्होंने क्या कहा, इसी सिर्फ दो बिंदु के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है और इसी से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम। हर एक एग्जाम में आज जो हम जितना पढ़ा रहे हैं, अगर इससे क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो फिर आप बोलिएगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में, हमारा नाभिक यहाँ है, यहाँ से अब इसका यहाँ से मान लीजिए अगर हम इधर दूर आते हैं, ठीक है, दूर आते हैं, दूर वाली कक्षा में जाते हैं, यानी ये हमारा निम्न कक्षा हो गया। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाते हैं तो क्या होता है? बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर ले तो वह
तो यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में कि बोरबरी, वहाँ ये नहीं कहेगा बोरबरी मॉडल के अनुसार, सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है, जो मतलब उसमें सेल होते हैं, सेल के बारे में इसे पढ़ाया जाएगा। मतलब अब सेल मतलब कोशिका नहीं समझ लीजिएगा, इसमें मतलब ये जो हमारा वृत्तीय कक्षा हो गया, सीधा कक्षा समझ लीजिए आप लोग। कक्षा यानी निम्न कक्षा से अगर उच्च कक्षा की ओर जाएगा तो हमारे ऊर्जाओं में क्या होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा, इन्हें अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से सभी। तो आप लोग हमेशा याद रखें, अगर निम्न से उच्च की ओर जाएंगे यानी कि नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, नाभिक से दूर। अब यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, बड़ा, ऐसे भी देखने से भी लग रहा है बड़ा, तो हम सीधा लगा लेंगे दिमाग, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। अब इसका जस्ट विपरीत ये इसको मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में, जब नाभिक से दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली यानी इधर से नाभिक वाली नजदीक कक्षा की ओर आती है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन कर, इधर से आएगी तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। यानी अब मान लीजिए इधर फैल जा, मान लीजिए जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ खोल था वो अगर उसमें जाएगा तो मान लीजिए उसमें क्या होगा, यहाँ तो अपने कंजस्टेड है और वो जाएगा कंजस्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि उसको रहने की जगह नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या होगा, उस ऊर्जा का इधर आ रहा था, ऊर्जा का बाहरी बलम आ रहा, मान लीजिए अगर आपको सीधा ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर आप किसी एक हॉल में जा रहे हैं जिसमें 2 आदमी हैं, अगर वो हॉल में जाइए, अगर 2 हॉल में जाइएगा, अगर 10 आदमी घुस गया तो वहाँ जाके आपको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। अब कहीं मान लीजिए कि 10 को पहले ये है, उसमें 2 और चल जाइए तो वहाँ कंजस्ट्रेट होने में थोड़ा दिक्कत होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि वहाँ ऊर्जा का क्या होगा, वहाँ ऊर्जा को उत्सर्जन करना पड़ेगा, यानी बाहर निकालना पड़ेगा उस ऊर्जा का, और उस प्रकार ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा। जब इधर से इधर जाएंगे तो हमारे ऊर्जा में कमी होगी, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर आएंगे तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, और हम जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा यानी दूर वाली कक्षा से नाभिक वाली कक्षा में जाएंगे तो हमारी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कि हमारे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने सोने के पत्थर को जब अल्फा किरणों से प्रहार कराया, अल्फा किरण जो रेडियम से निकला था उस पर जो प्रहार कराया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश मतलब किरणें सीधे पार कर जाती है। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ किरणें विचलित हो गई जिसके कारण उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का मध्य भाग धनायन होता है। उसके बाद कुछ किरणें यानी 20,000 में से लगभग एक किरणें मतलब कि वही दिशा में जैसे हम इधर से किए वो भी इधर से इधर आ गया, यानी कि उसी दिशा में लौट गया। तो इसके कारण क्या हो गया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मतलब परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और उस नाभिक में क्या बोला, ये नाभिक धनायन हो गया, और इसी में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद मैक्सवेल के सिद्धांत को हम विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाता है तो वहाँ पे ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो हमारे जो मतलब कि ऊर्जा का जब उत्सर्जन होगा तो यानी उसमें ह्रासमेंट होगा, और ह्रासमेंट होगा तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा, और जिस प्रकार हमारा परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और ये हमारा और उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही अस्थायी साबित कर दिया। अब हमारे मैन गुरु आ गए कौन, नील्स बोर। और नील्स बोर ने क्या कहा, इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाता है, सेम टू सेम एकदम डिटो रदरफोर्ड के मॉडल को बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। यहाँ आ गया हमारा मैक्सवेल का नियम लॉ। और इन्होंने कहा कि ऊर्जा का कोई परिवर्तन जब उत्सर्जन ही नहीं होगा तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एकदम एग्जैक्ट सही बात है। उसके बाद जब कहा इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से दूर वाली कक्षा, जब निम्न वाली कक्षा से दूर कक्षा में आएगी तो हमारी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि वो बाहरी मान लीजिए क्या लिखा है, वो बाह्य स्रोत से और ऊर्जा ग्रहण कर लेगी। जब ग्रहण कर लेगी तो हमारी ऊर्जा में वृद्धि होगी। और फिर नाभिक से दूर वाली कक्षा से जब नाभिक वाली कक्षा की ओर जाएगी तो वह उसको क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना, वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा में कमी आएगी, वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उसी प्रकार ऊर्जा में कमी होगी।
चलिए आज के लिए खैर इतना ही, और अगला टॉपिक इससे भी दमदार होने वाला है। आज हमारा जो परमाणु संरचना में, आज हमारे परमाणु संरचना में जितने भी मॉडल संबंधित मतलब मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनकी हम लोगों ने चर्चा कर चुकी है। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो बहुत ही क्या होगा, धमाकेदार, जिससे क्वेश्चन लगभग आने की चांसेस बनी रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।